As we're having this discussion, this tortured discussion, what do you think about Western democracy? What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards here. मैं जयशंकर को सुनता हूँ सर, मैं वो फॉरेन ट्रिप्स पे सर वो उसने यूरोपियन सारे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा एक तो आप इस खत से निकल आए कि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है. The mark you see on my nail is a mark of a person who's just voted. To self-appointed custodians, people who've never fought an election, who are nothing to do with democracy, actually telling the rest of the world what is right and what is wrong in democracy. And I think it is, to me, inevitable. इसी तरह मोदी के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी बड़े सख्त उन्होंने घूर रहे हैं. तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका ने मोदी को फोर्स किया है कि उनसे ऑयल गैस भी खरीदे. मुझे तो कभी कभी लगता है सर, जो मैं उनको देखता हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप्स देखता हूँ, फॉरेन वो जिस तरह उन्होंने मिडिल ईस्ट में सर हमारा होल्ड था, मिडिल ईस्ट में वो मनूवर कर गए. ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली he was basically, in other words, he was educating or he was trying to give a lecture. फिर यूरोप में मैं देखता हूँ कि वो अपने मामलात कर गए, वो रशिया के साथ अपने मामलात देख रहे हैं, वो चाइना के साथ अपने मामलात देख रहे हैं. ऐसा लगता है कि कम से कम फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से इंडिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया सर. अब खबर बाजवा साहब ये है, 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे जो है वो लड़ाके चाइना से चीन हमें दे रहा है, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान यहां अल्लाह की रहमत से और भारत यहां आ जाएगा. I personally enjoyed Dr. Jaishankar. He's one of the finest statesmen of the contemporary international politics के अंदर. नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री जी अमेरिका से वापस आ चुके हैं और हमने देखा है कि कितने जबरदस्त तरीके से विदेश मंत्रालय ने अपना काम वहाँ पे किया है. कोई बहुत ज्यादा लंबी बातचीत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी प्रधानमंत्री जी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने पहले अपना सारा होमवर्क कर लिया था. इसलिए बहुत ही आसानी से वो स्पीच और जो फाइनल नोट था वो रिलीज हो गया. हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार हुआ है क्योंकि विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं. इसके बाद विदेश मंत्री जी यूरोप गए, वहाँ पे उनकी कुछ कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे हमेशा की तरह जो यूरोपियन मीडिया है उन्होंने थोड़ा पॉइंट किया उन्हें कि आप क्या सोचते हैं डेमोक्रेसी के बारे में या वेस्ट के बारे में. तो उन्होंने पूरी तरह से मुंह बंद कर दिया रिपोर्टर का, क्योंकि इन लोगों को, यूरोपियंस को ये लगा कि भाई डेमोक्रेसी तो खाली नीति आई है और यही डेमोक्रेसी को समझते हैं. जबकि भारत में, भले ही अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हम उसे कहते हैं आज, लेकिन भारत वो देश है जहाँ डेमोक्रेसी का जन्म हुआ है. काफी पहले भी हमारे देश में प्रतिनिधि होते थे और प्रतिनिधि सभाएं होती थी, और यही वजह है कि भारत में डेमोक्रेसी बहुत ही मजबूत है. भारत के लोगों के डीएनए में डेमोक्रेसी है. यही सारी चीजें डिस्कशन हो रहा है इस वीडियो में. और कुछ पाकिस्तानी मूर्ख एंकर हैं जो लगे हुए हैं, जिनको लग रहा है कि चीन से इन्हें भीख में मिलेंगे 5th जनरेशन फाइटर जेट और इनकी जो वायु सेना है वो ऊपर हो जाएगी. हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तो चीन के मूड पर है, चीन देगा या नहीं देगा. और जहाँ तक खबरें आ रही, चीन का जो 5th जनरेशन है उसमें बहुत कमियां हैं, वो कोई परफेक्ट प्लेन नहीं है. आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कि वाकई चीन से भीख लेने के बाद पाकिस्तानी वायु सेना ऊपर हो जाएगी? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए. आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो. बाजवा साहब, आपकी सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त होंगी, लेकिन अगर आप जरा थोड़ा सा गौर कर लेना कि इस वक्त हो क्या रहा है. वो होता है ना, पाकिस्तान में सियासी शतरंज की बिसात बिछ गई. हुण दुनिया की सियासी शतरंज की बिसात बिछने जा रही है. अगर मोदी अमेरिका है तो पाकिस्तान में तुर्किया, अगो चाइना, अगो रशिया. आप एयरपोर्ट पे जरा गौर फरमाएं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी और प्राइम मिनिस्टर तुर्किया के सदर को लेने पहुंच गए हैं. ये मतलब है इज्जत की इंतहा है. इसी तरह सदर मुमलिकत जब चाइना जाता है वहां इज्जत मिलती है. लेकिन खबर क्या है? खबर बाजवा साहब यहां पर ये आती है कि भारतीय वजीर आजम जो वहां पर इस वक्त गए, और भी बड़े से उनके लेन देन थे, उन पर टैक्सेस भी लग रहे हैं, लेकिन असल में जो तकलीफ है ना वो है अमरीकी सदर से मांगे जा रहे हैं 35 लड़ाका तैयारों समेत जदीद दफाई आलात. भारत को मिलने की उम्मीद जो नहीं है, उसका सारा प्रॉब्लम जो है वो मसला पड़ा हुआ है. मैं यहां आपको बताता हूं बाजवा साहब हो क्या रहा है जी. अब एक साइड पर पाकिस्तान जो पहले ही फजाई तौर पर ना भारत से हमेशा ही अल्लाह की रहमत से एमएम आलम से शुरू कर ले, हुण भैन चाह दा घुट पी के साडे कोलों गए ने, अभिनंदन. अभी यहां हम खेल रहे हैं. अब क्या हो रहा है? अब खबर बाजवा साहब ये है, 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे जो है वो लड़ाके चाइना से चीन हमें दे रहा है, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है
वो पाकिस्तान यहां अल्लाह की रहमत से और भारत यहां आ जाएगा। क्यों आएगा? उसका जवाब ये है कि 35 तैयारों का जो पहला स्क्वाड है वो 40 तैयारों पर मुश्तमिल है। ये पाकिस्तान में लैंड करने वाला है और यहां पर दर्जनों अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त चाइना में हमारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये त्यारा बाजवा साहब, ये जब ऊपर जाता है ये भारत के रडार में नहीं आना। To self-appointed custodians, people who've never fought an election, who are nothing to do with democracy, actually telling the rest of the world what is right and what is wrong in democracy. And I think it is, to me, inevitable that it will be challenged. My second issue, is, look, every country has its mainstream politics. It has its outliers, okay? If I were to look, for example, at how much Europeans, Westerners reach out to outliers in those societies. If I were to look at what do Western ambassadors do in India, if my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards here. मैं जयशंकर को सुनता हूँ सर, मैं वो फॉरेन ऑफ ट्रिप्स पे सर वो उसने यूरोपियन सारे बैठे हुए थे। उसने कहा एक तो आप इस खत से निकल आए कि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है और हमारे मसले आपके मसले नहीं हैं। इस खत से ज़रा निकल आए यूरोप का मसला सारी दुनिया का मसला होना चाहिए और सारी दुनिया का मसला यूरोप का मसला नहीं होना चाहिए। मुझे तो कभी कभी लगता है सर, जो मैं उनको देखता हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप्स देखता हूँ, फॉरेन वो जिस तरह उन्होंने मिडिल ईस्ट में सर हमारा होल्ड था, मिडिल ईस्ट में वो मनूवर कर गए, अमेरिका क्वाड 4 उन्होंने बना दिया, फिर यूरोप में मैं देखता हूँ कि वो अपने मामलात कर गए, वो रशिया के साथ अपने मामलात देख रहे हैं, वो चाइना के साथ अपने मामलात देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कम से कम फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से इंडिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया सर। नहीं, वो तो जाहिर है, उन्होंने चाइना से दुश्मनी अपनी वेस्ट को बेची है ना। हाँ जी, पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रही, हम 2 दिन हम चाइना के साथ होते हैं, 2 दिन हम अमेरिका के साथ होते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमें पोस्ट कोल्ड वॉर हमारी इंटरनेशनल पोजीशनिंग क्या होनी है, इस पे कोई सीरियस काम नहीं हुआ। अच्छा। और ये एक बहुत संजीदा एक मामला है और मसला है। इसके ऊपर पाकिस्तान में एक बड़ी जो है वो एक एकेडमिक डिबेट चाहिए पहले कि आखिर हमने करना क्या है। अच्छा, मैंने इस स्टेज के ऊपर अपने हिंदुस्तानी जो भाई हैं, हमारे जो कल्चरल ब्रदर्स हैं, ठीक है, मज़हब का हमारा ज़रूर फ़र्क है, उन्हें मैंने एक मुफ्त का सिंसियर मशवरा देना था। वो मशवरा ये देना था कि देखिए, ये जो पिछले 24 घंटों में आपकी परफॉर्मेंस है और वैसे भी आपकी रोज़ की जो परफॉर्मेंस आप देखते हैं, उससे ये पता चलता है कि आप हमारे भाई हैं। मज़हब का ज़रूर फ़र्क है, कल्चरल आप हमारे ब्रदर्स हैं। पता नहीं किस तरह से आपके जहन में ये तासुर डाल दिया गया है कि आप कोई पता नहीं कल्चरली हमसे सुपीरियर है, या कोई इंटेलेक्चुअली आप हमारे से सुपीरियर हैं। कि जो सारी आपकी निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस दुनिया में नज़र आती है, ये आपकी पॉपुलेशन के साइज़ की वजह से है और उसी वजह से आपकी इकॉनमी का भी साइज़ है। वरना आपकी $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है और वहाँ पर चीन की 19-20 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, वो मुसलसल आगे बढ़ रही है, आबादी आपकी बराबर है। हालांकि चीन जो है, जब 1948 में चाइनीज़ रिपब्लिक ने अपना कम्युनिस्ट जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसने अपने सफ़र का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपने सफ़र का आगाज़ किया, तो वो कम से कम भी 50 बरस से वहाँ पर एक खौफनाक सिविल वॉर, मार धाड़ हो रही थी, जिसके नतीजे में उनका सारा स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो मर गए। बॉक्सर्स वॉर जो है ना 19th सेंचुरी की चीन में, उससे लेकर नेशनलिस्ट रिबेलियन, फिर उसके बाद जापान का इन्वेजन, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट स्ट्रगल, तो उसमें उनकी तमाम सिविल वॉर का वो टाइम पीरियड है।